गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म हो गया, तो इसीलिए मैक्सिमम बच्चों की डिमांड पर आज हम मैकेनिक्स की ओर वापस आ रहे हैं। तो आज हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, बट रोटेशनल डायनामिक्स से हमारा सर्कुलर क्लियर होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास। तो इसीलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो वेक्टर है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होता है, बट उसके अलावा फोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी काम करना चाहिए। सपोज अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल फ्रिक्शन वाला फ्लोर है और ये एक रॉड है या स्लैब है। सपोज मैंने अगर इधर फोर्स लगाया तो ये डायरेक्टली ऐसे चलेगा, बट अगर मैंने इधर फोर्स लगाया तो ये ऐसे बेंड होके इधर ऐसे गिरेगा। मतलब ये फोर्स ने इस पर टॉर्क क्रिएट किया और ये फोर्स ने इस पर जीरो टॉर्क क्रिएट किया। बात क्लियर है क्या? ये ऐसे 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 आगे 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 जाएगा, बट इधर ये ऐसे मुड़ेगा। तो मतलब फोर्स जो है पोजीशन या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के साथ साथ किस पर, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंडेंट होता है। तो ये हम पूरा पढ़ेंगे किसमें, रोटेशनल डायनामिक्स में। तो इसको समझने के लिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पहले लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अब देख लो। सपोज मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट साइजेड नहीं है, जो पॉइंट साइजेड नहीं है मतलब बड़ा है। मैंने अगर इसको ऐसे फेंका तो ये क्या हुआ, गिर गया ना ऐसे रोटेट करते करते। अगर मैंने इसी को ऐसे फेंका होता तो ये रोटेट करते हुए नहीं गिरता। मतलब अगर मैंने कॉर्नर पर फोर्स लगाया तो ये रोटेट करते करते गिरा। अगर मैंने सेंटर पर फोर्स लगाया तो इसका रोटेशनल मोशन खत्म हुआ। मतलब अगर हम फिजिक्स में देखेंगे, डेफिनेशन अपार्ट, फिजिक्स में अगर हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया रोटेटरी मोशन खत्म होता है, वहां पर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन आता है। दैट पॉइंट विद इन और आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। दैट पॉइंट वेयर होल मास is supposed to be concentrated is known as center of mass। इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास does not create rotational motion। क्लियर है क्या? अगर हमने सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाया तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता है। अब देख लो कैसे, एक देसी एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक ब्लॉक है या बॉडी है या कुछ भी है, इसका मास m है, ये दूसरा
ब्लॉक है या दूसरी बॉडी है, इसका मास m है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लेंगे? सपोज r लेंगे, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक। अगर मैं इस बॉडी को, इस पूरे सिस्टम को एक हुक ऐसे डालता हूं और सोचूं कि ये ना इधर गिरना चाहिए ना इधर गिरना चाहिए, मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इधर गिरेगा तो ये इधर गिरेगा, है ना, और अगर ये इधर गिरेगा तो ये इधर गिरेगा, मतलब नेट टॉर्क नॉन जीरो आता है, नेट टॉर्क नॉन जीरो आता है। तो इसीलिए हमें कहाँ पर एक हुक लगाना चाहिए सही दैट डायरेक्ट ये ऊपर उठेगा, उसका मतलब है हमें सेंटर पर, मतलब r/2 एंड r/2, जो एक देसी बैलेंस का प्रिंसिपल है। जो आप लोग तराजू देखते हो बड़ा वाला, उसका यही प्रिंसिपल होता है क्या, कि जब उसको हम ऐसे उठाते हैं, जो दो पेन लगे होते, जो कढ़ाई टाइप होते हैं, तो बराबर रहते, क्योंकि वो सेम मास के होते हो और सेम डिस्टेंस के होते हैं। बट अगर मासेस अलग अलग हो तो हम क्या करें? देखो फॉर एग्जांपल ये मास m1 है और ये मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, एंड m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो पहले हम एवरीडे लाइफ का सोचते हैं, बाद में हम टॉर्क से निकालेंगे। देखो अगर m1 ग्रेटर है तो x/2 पर बैलेंस नहीं होगा। अगर मैंने x/2 पर जोड़ दिया तो उसका मतलब है m1 तो ऑलरेडी ग्रेटर, फिर भी ये डाउनवर्ड ही आएगा। क्लियर है क्या इतना? तो मतलब अगर ये डाउनवर्ड आएगा, मुझे x/2 से थोड़ा इधर, मुझे x/2 से थोड़ा इधर, मतलब सपोज ये x1 है, क्लियर है क्या? मुझे x/2 से थोड़ा इधर हुक मारना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। और ये जो है ना, उस टाइम अगर ये डायरेक्ट उस टाइम ऊपर उठा तो फ्रॉम डेफिनेशन क्या, कि अगर हमने फोर्स लगाया फिर भी रोटेशनल नहीं हुआ, तो मतलब ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया जाएगा। तो मुझे पता है x1 प्लस x2 जो है कितना है, x है, तो और अब देख लो m1 ज्यादा है, x1 कम है, तो मतलब मास और डिस्टेंस जो है वो हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब m1 x1, और वी कैन से दैट m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। क्लियर है क्या? या हम ऐसा भी बोल सकते हैं m1/m2 इक्वल्स टू x2/x1। अगर मुझे x2 और x1 नहीं गिवन हो और x2 और x1 ही निकालने हो तो हम कैसे करते हैं? बेसिक कैलकुलस यूज करके। कैसे? m1/m2 प्लस 1 इक्वल्स टू x2/x1 प्लस 1। मैंने क्या किया? दोनों साइड ऐड किया 1 से, तो कितना बनेगा? m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई x1। m1 प्लस m2 मतलब मास ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई m2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 कितना है? पूरा डिस्टेंस बिटवीन मासेस
डिवाइडेड बाई x1। तो मतलब x1 किसके बराबर आएगा, ये इधर और ये इधर, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू x। क्लियर है क्या? सिमिलरली you can prove that x2 equals to m1 divided by m1 plus m2 into x। ये हो गया टू पार्टिकल के लिए अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो। इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा ये 2 kg है और ये 4 kg है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है 4 मीटर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg। तो सपोज मैं बताऊंगा वो यहां से यहां तक, ये m1 है, ये m2 है एंड ये x1 है। तो फार्मूला क्या है, x1 इक्वल, जहां इधर 1 है वहां मास m2 आएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू x। कितना आएगा, m2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x कितना है 4, 16/6 मतलब 8/3 मीटर। x1 is 8/3 मीटर फ्रॉम 2 kg। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो है x2 किसके बराबर 4 माइनस x1, मतलब x2 इक्वल्स टू 4 माइनस 8/3, 4 3 12 माइनस 8 कितना हुआ 4/3 मीटर फ्रॉम 4 kg। क्या बात क्लियर है? हमें 2 पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी तरह हम 3 पार्टिकल का करेंगे, फिर 4 पार्टिकल का करेंगे, फिर n पार्टिकल का करेंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यूस बॉडीज जैसे कौन कौन सा है, रिंग है, हॉलो स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, वो सारी बॉडीज का हम सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। और उसके बाद सिलेबस में क्या है, कैविटी और क्या है सिलेबस में, कनेक्टिंग टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ सेम डेंसिटी एंड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। डेंसिटी बोले तो मटेरियल भी दिया होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCOM इक्वल्स टू, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश डैश डैश, जैसे अभी हमने 2 पार्टिकल के लिए किया। R क्या है, R हो सकता है xi प्लस yj प्लस zk कैप। R वेक्टर यही है क्या? तो हम बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा m1, इधर होगा x1 y1 z1, मतलब x जब हम लेंगे तो x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 भी अगर लिखा होगा तो कोई टेंशन नहीं। इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3
y3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सिमिलरली z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स है। तो ये था डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। देख लो एग्जाम्पल, क्वेश्चन आया था शायद इसी साल JEE 2020 में कि हमारे पास 3 मासेस है, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side A. Find the coordinates of COM. सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले XCOM समझ में आया, YCOM समझ में आया, ZCOM समझ में आया। तो ट्रायंगल जो है बनी हुई है, देख लो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो है इधर मास m है, ये जो है इधर मास m है, एंड ये जो है इधर मास m है। A B C, ये साइड A है, हर कोई साइड A है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। सपोज मैं A को ओरिजिन मानता हूं, बाद में मैं बता दूंगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास पर क्या फर्क पड़ता है। शक्ल बनाते हैं हम फिर से। ये रही इक्विलेटरल ट्रायंगल A C एंड B। इधर मास m है, इधर भी मास m है, एंड इधर भी मास m है, मतलब स्मॉल m तीनों जगह। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ A करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A कहां पर है? ओरिजिन पर है, तो उसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो हैं 0,0, मतलब x में x भी 0 है और y भी 0 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B कितने हैं? x कितना, यहां से यहां तक साइड A है ना गिवन, तो A x एक्सिस पर y कितना होता है? 0 है ना, x एक्सिस पर y 0 होता है। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये x है इसका और ये y है। क्या x डायरेक्ट कितना है? a/2। कैलकुलेट कर लो, ज्योमेट्री यूज कर लो, जो भी यूज कर लो। x कितना है? a/2, और y यहां से यहां तक की हाइट है। सपोज ये y कोऑर्डिनेट है, y डिवाइडेड बाई a/2, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इक्वल tan 60। अरे क्लियर है क्या? तो मतलब y इक्वल्स टू a/2 इंटू tan 60 √3, मतलब √3 a/2। बात क्लियर है क्या? तो इसका C का x कोऑर्डिनेट a/2 एंड y कोऑर्डिनेट √3 a/2। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने आए
तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पेशली इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आगे फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन लिखा क्या सबने? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे क्या फॉर्मूला? कौन सा? XCOM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो वो बनेगा M1 कितना है? M इंटू x1 0, M2 M x2 A M3 M x3 A/2 डिवाइडेड बाई 3M M प्लस M। ये तो 0 हो गया। MA प्लस MA/2 कितने हो गया? 3MA/2 डिवाइडेड बाई 3M। वही आएगा क्या? मतलब हम इसको 1/3M भी लिख सकते हैं इंटू 3MA/2। 3 ने 3 को मारा, M ने M को मारा, मतलब x कोऑर्डिनेट A/2 आया। सर इतना करने की क्या ज़रूरत है? देख लो हम आगे से इतना लेंथी नहीं जाएगा, ये आप लोगों का टाइम एग्जाम में कैसे बचाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं हो सकता। अब देख लो जो हमने अभी पढ़ा था, जब मैंने हुक की बात करी थी, जितना मास इतना इसका, इतना मास इसका, तो क्या A/2 पर आएगा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास? यस सर। और ये ऑलरेडी A/2 से कोई भी दूर नहीं है। अगर हम इसी पार्टिकल को देख ले, कितना दूर है ये? A/2। मतलब 3 पार्टिकल ऐसे है, ऐसा समझो ये A दूर है और x कोऑर्डिनेट इसका A/2 है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड हो रहा है, मतलब इधर ही आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? अब YCOM जो है कर सकते हो क्या? YCOM कर सकते हो। चलो कर लेते हैं। YCOM इक्वल्स टू डायरेक्ट कर लेते हैं। M1 कितना है? M इंटू Y1 0 प्लस M2 M Y2 √3A/2 है ना? नहीं, Y2 0 है, प्लस M3 M एंड Y3 √3A/2 होल डिवाइडेड बाई 3M। क्लियर है क्या? ये हो गया 0 प्लस 0 1/3M बाहर इंटू √3MA/2। M ने M को मारा, √3/3 मतलब 1/√3 A/2√3, मतलब RCOM किसके बराबर? XI प्लस YJ, मतलब A/2I प्लस A/2√3J कैप। ये आंसर था इसका। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? और एक क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर को लेकर या रेक्टेंगल को लेकर। चलो रेक्टेंगल मैं कराता हूं और फिर स्क्वायर वाला मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। सपोज ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। इस पर मास M रखा, इस पर मास 2M रखा, इस पर मास M रखा, इस पर 2M रखा। ये डिस्टेंस जो है 2A है एंड ये डिस्टेंस जो है A है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास।
मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं क्या, x होगा a एंड y होगा a/2। बाद में आप लोग भी बताओगे, बट पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्लियर है क्या? देख लो, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। इमेजिनरी सोचा करो कि हमने क्या किया, इसको ओरिजिन माना a को, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, क्या x1 y1 है? यस सर। b के कोऑर्डिनेट्स है 2a, 0। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2a, a। d के कोऑर्डिनेट्स क्या है बताओ, x 0 है y एक्सिस पर, 0, a। क्लियर है क्या? कोऑर्डिनेट्स निकालने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूला इजी है। तो देख लो, XCOM इक्वल्स टू m1 कितना है, m1, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, x2 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 कितना है, m x1 0 प्लस m2 2m x2 2a x1 x2 x3 एंड x4 y1 y2 y3 एंड y4 जो हमें पता होना चाहिए। m3 कितना है, m और x3 2a प्लस m4 2m एंड x4 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m, मतलब m प्लस 2m प्लस m प्लस 2m कितना हुआ, 6m। 1 प्लस 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। 2m इंटू 2a 4ma प्लस 2ma डिवाइडेड बाई 6m, 4 प्लस 2 6ma डिवाइडेड बाई 6m, 6m ने 6m को मारा। देख लो x कोऑर्डिनेट आया कि नहीं आया। क्लियर है क्या? अभी आप लोगों का भी ऐसा ही विजन में बनाता हूं कि आप लोग शक्ल देख के ऑप्शंस में से करेक्ट टिक कर लोगे। तो YCOM देख लो, m1 y1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं क्या, m1 m है, y1 0 मतलब 0, m2 2m है, 2m इंटू 0 0, m3 m है, m क्या, ये 0 है, 3 1 जार 3 2 जार, m ने m को मारा, क्या a/2 आएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, बट एग्जाम में नहीं ना जा सकते। क्लियर है क्या? तो कितने आया, RCOM क्या आया, अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो तो a, a/2। अब मुझे कैसे पता, देख लो, जब मैंने शक्ल की सिमेट्री देखी, मैंने देख लिया ये भी 2m और ये भी 2m, ये भी 2m और ये भी 2m, मतलब भाई इनके सेंटर पर सेंटर ऑफ मास आएगा, क्योंकि पहला ही पॉइंट मैंने बताया था। क्लियर है ना इतना? अब ये भी m और ये भी m, मतलब इसी के सेंटर पर, मतलब जो डायगोनल बाइसेक्टर होगा वहां पर COM होगा, मतलब वो तो यहाँ से यहाँ का हाफ कितना है a और ये कितना है a/2। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 1 मिनट का होता है और वो सिमेट्री वाले आते हैं। ठीक है क्या? आप लोगों के लिए होमवर्क जो है स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैं देता हूं। ए को ही ओरिजिन मानना है, इधर एक मास एक मास एक मास एंड एक मास, m 4m
m एंड 4m, तो फिर से वही आएगा 4m एंड m। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो आपके आंसर के काम आएगी। ये इस लाइन में कितना टोटल मास है 2m, बाकी फार्मूला से तो हम कर ही सकते हैं। इस लाइन में कितना मास है 4m, मतलब मैं इसको 2m, इसका साइड ये है 2m और इसको 8m मान सकता हूँ क्या? यस सर मान सकते हैं। और x की डिस्टेंस कितनी है a, क्लियर है क्या? तो ये अब वो 2 पार्टिकल वाला हो गया, क्लियर है क्या? सपोज यहाँ से यहाँ x1 कर लो, x1 कितना आएगा m2 8 डिवाइडेड बाई 2m प्लस m, m2 8m है डिवाइडेड बाई 10m इंटू a, मतलब m ने m को मारा 4 5 4/5a जो आएगा ना आप लोगों का x कोऑर्डिनेट आएगा। कभी कभी हम बहुत सारे पार्टिकल्स को शॉर्टकट में बता सकते हैं, क्लियर है क्या? इसी तरह y कितना आएगा देख लो, y में 4m प्लस m 5m, 4m प्लस m 5m, 5m और 5m मतलब a/2, मतलब y कोऑर्डिनेट a/2 आएगा एंड x कोऑर्डिनेट 4a/5 आएगा। देख लो, चाहे फार्मूला अप्लाई करो या कॉमन सेंस अप्लाई करो, दोनों आप लोगों के पास होने चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये था सेंटर ऑफ मास ऑन डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो आज का हमने पहले हम इसका रिवीजन करते ब्रीफली। सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझ में आया क्या? सेंटर ऑफ मास जो होता है ये वो पॉइंट होता है विद इन और नॉट विद इन। देख लो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिंग लूंगा तो ये विद इन द बाउंड्री है, बट अगर मैं एक, तो लगभग सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, नॉट विद इन द बॉडी। क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ मास मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो ये वो पॉइंट होता है जिस पर हम ऐसे मोशन सोचते हैं कि सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर लगा है, कंसंट्रेटेड है। क्लियर है क्या? तो सेंटर ऑफ मास पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स रोटेशनल इफेक्ट नहीं डालता, वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करता है। क्लियर है क्या? उसके बाद हमने देखा कि अगर दो बॉडीज सेम मास के हो तो सेंटर ऑफ मास हमेशा उन दोनों के मिड पॉइंट पर होगा। अगर अलग अलग मास हो तो वो भी पॉइंट हमने किया। और डिस्क्रीट मास पार्टिकल्स के लिए, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए हमने देख लिया RCOM जो होता है वो किसके बराबर होता है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए। अगर हम कंटिन्यूअस पार्टिकल्स के लिए करें तो देख लो सेंटर ऑफ मास फॉर elongated ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने क्या लिए थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, अब हम elongated। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले elongated ऑब्जेक्ट्स में? मास वन डायमेंशनल हो सकता है। 1D में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम रॉड, क्या पढ़ेंगे? रॉड पढ़ेंगे। दूसरा आर्क पढ़ेंगे। रॉड में हम दो केसेस करेंगे। कौन सा? पहला यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली रॉड, और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली रॉड। जिसकी डेंसिटी चेंज होती जाएगी। और सर्कुलर आर्क, क्योंकि लीनियर में आएगा, या तो रॉड आएगा या सर्कुलर आर्क आएगा। और 2D में हम क्या पढ़ेंगे? टू डी में हम पढ़ेंगे सेक्टर या हाफ डिस्क।
हेमिस्फीयर, और 3D में हम पढ़ेंगे कोन। क्लियर है क्या? टू डी में हम ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। इन सब का हमें सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। तो देख लो, सबसे पहले हम 1D का पढ़ेंगे, और 1D में हमें रॉड का पढ़ना है। सपोज रॉड है जिसका मास m है एंड लेंथ l है। ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन of length L and mass M। RCOM जो होता है ना, जो अभी हमने देख लिया, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 है ना। तो मैं क्या, अगर मैं x को एक कोऑर्डिनेट मान लूं तो M1 प्लस M2 प्लस M3 मतलब समेशन। समेशन मतलब अगर छोटे छोटे है तो इंटेग्रल ऑफ R dm डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 मतलब इंटेग्रल ऑफ dm। क्लियर है क्या? ये तो हमें हर किसी फॉर्मूला में यूज होगा। क्लियर है क्या इतना? ओके। मतलब dm क्या है? ये एलिमेंट dm ऑफ लेंथ dx, और dx कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर l तक है। वही यूनिट लगेगा ना, वही लिमिट्स लगेगा। dx कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर l तक है, और dx जो है सपोज x दूर है ओरिजिन से। तो मुझे पता है XCOM जो बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल ऑफ r। r कितना है? x dm। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाया है, अब लीनियर मास डेंसिटी समझो। लैम्बडा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। टोटल मास बाई टोटल लेंथ क्या देगा? मास एट ईच पॉइंट। सपोज ये 10 मीटर है और इसका मास 10 kg है, सिंपल लैंग्वेज है। मैं बताऊंगा पर मीटर कितना मास है, आप लोग बोलोगे सर 1 kg, क्योंकि 10 मीटर में 10 किलो है, 1 मीटर में 1 किलो होगा। क्यों? क्योंकि आपने टोटल मास बाई टोटल लेंथ किया, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। या अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे dm और उसकी लेंथ dx होनी चाहिए। मतलब dm किसके बराबर? लैम्बडा dx। क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये बातें पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। dm की जगह लैम्बडा dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm की जगह लैम्बडा dx फ्रॉम 0 टू l, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू l। तो मतलब लैम्बडा बार, क्यों? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी है और यूनिफॉर्म डेंसिटी भी है। लैम्बडा इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx डिवाइडेड बाय लैम्बडा बाहर इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम 0 टू l, फ्रॉम 0 टू l। लैम्बडा ने लैम्बडा को मारा तो आएगा x dx का x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाई dx का x इंटीग्रल है ना, फ्रॉम 0 टू l। तो आप लोग सॉल्व करो, l स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई l, तो बनेगा l बाई 2। देख लो, बात क्लियर है क्या?
तो पहले हमें रॉड का पता चला कहाँ पर है, अगर यूनिफॉर्म है तो L/2, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अब देख लो, हमेशा जब भी यूनिफॉर्म होना तो हम इसको इजीली कर सकते, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, क्वेश्चन ही कराता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। द डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड वेरीज विद लेंथ as lambda equals to 2x plus 3। क्लियर है क्या? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ सपोज 10 मीटर एंड मास चलो 10 kg। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती और लेंथ होती 10 मीटर तो हम डायरेक्ट बताते भैया इसका L/2 पर आएगा, मतलब 5 मीटर आंसर आएगा। बट अब ये यूनिफॉर्म नहीं है, जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। क्लियर है क्या? तो हम इसको कैसे सॉल्व करते देख लो। XCOM equals to integral of x dm divided by integral of dm from 0 to L, from 0 to L। मतलब इधर L कितना है 10 मीटर, तो मतलब वो आएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 x dm की जगह, dm किसके बराबर होता है लैम्बडा dx डिवाइडेड बाई इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 dm की जगह लैम्बडा dx। क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। इस टाइम हम लैम्बडा और लैम्बडा बाहर नहीं निकालेंगे। अगर हमने लैम्बडा और लैम्बडा बाहर निकाला तो आंसर 5 आएगा। क्लियर है क्या? तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 0 to 10 x लैम्बडा का वैल्यू 2x plus 3 dx divided by integral from 0 to 10 2x plus 3 dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से सॉल्व कर लो और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी कर सकते हो आगे। कितना आएगा वो? XCOM इक्वल्स टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 2x स्क्वायर प्लस 3x dx डिवाइडेड बाय इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 2x dx प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 3 dx। मतलब वो बनेगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 2x स्क्वायर dx प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 10 3x dx डिवाइडेड बाई 2 बाहर इंटेग्रल ऑफ x dx कितना आएगा x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 10 प्लस 3 dx का 3x फ्रॉम 0 to 10 2 ऐसे ही x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 10 प्लस 3 बाहर x का x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 10 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखो 2 ने 2 को मारा, x स्क्वायर मतलब 100 प्लस 3 10s are 30, तो मतलब वो बनेगा 2 इंटू 10 का क्यूब 1000 बाई 3 2000 बाई 3 प्लस 300
बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 130, तो मतलब वो आएगा 130 1/130 इंटू 2000/3 कितना होता है 4000 प्लस 600, 4600 डिवाइडेड बाई 6, 0 से 0 कैंसिल, 460 डिवाइडेड बाई 6, 13,000, या और कैंसिल करें क्या, 2 3 6, 2 2 4, 230 डिवाइडेड बाई 39, तो कितना आएगा देख लो, कर लो, आगे कर सकते हो क्या, सिक्स 9,000, 45, 6 3 18, 19, 20, 21, 22, 6 9,000, 54, 5 कैरी, 6 3 18 प्लस 5, अप्रॉक्स 6 मीटर आएगा वो। क्लियर है क्या, देख लो, 2000 इंटू 2 4000 प्लस 3 3 900, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, 4900 डिवाइडेड बाई 6, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 या 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 245 डिवाइडेड बाई 39, 245 डिवाइडेड बाई 39, 6.1 के अराउंड आएगा, अप्रॉक्स 6 मीटर आप लोगों का आंसर आएगा। क्लियर है क्या, क्या हमने आज पढ़ा, रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी हो तो L/2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हो तो लैम्बडा हमें गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ x। क्लियर है क्या, वो वैल्यू पुट करके जो हमने इधर किया, देख लो लैम्बडा का वैल्यू इधर से उठा के इधर लिया, तो हम स्टेप बाय स्टेप गए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आज आप लोगों को रॉड का समझ में आया होगा, तो कल हम बाकी का भी सेंटर ऑफ मास करेंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।